नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। इसका नाम है हिस्ट्री विद विष्णु। थर्ड चैप्टर का भी डिस्कशन हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 सभी ख़त्म हो गए हैं। तो आप लोग जल्दी से उन वीडियोस को देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पन एज चैप्टर 4 के बारे में। तो चलिए ये शुरू करते हैं। हड़प्पा जो कि शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब प्रोविंस में, पाकिस्तान के। इन 1826 चार्ल्स मैसन स्टूड ऑन ए mound of Harappa and was convinced this must have been the very place where in the 4th century BC Macedonian invader Alexander had defeated King Porus in battle। तो 1826 में चार्ल्स मैसन हड़प्पा में एक माउंट के ऊपर थे और वो कन्विंस थे कि ये वही जगह है जहाँ पे 4th century BC में जो मैसेडोनियन जो इन्वेडर थे अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड पोरस के बीच में जो वॉर हुआ था, ये बैटल यहीं पे हुआ था। नंबर 3, ए फ्यू ईयर्स लेटर अलेक्जेंडर बर्नेस विजिटेड हड़प्पा। कुछ साल बाद अलेक्जेंडर बर्नेस वो हड़प्पा में पहुंचते हैं, बट वाज क्लूलेस अबाउट द हड़प्पास प्रिसाइज सिग्निफिकेंस। लेकिन अलेक्जेंडर बर्नेस को हड़प्पा के सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। अगेन नंबर 4, इन 1850s अलेक्जेंडर कानिंघम केम हियर। कानिंघम वहाँ पे जाते हैं 1850 में, 50 के दशक में। ही कंडक्टेड ए स्मॉल एक्सकवेशन एंड डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ सम स्ट्रक्चर्स बट वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। कनिंघम जब जाते हैं 1850 के दशक में, तब वो कुछ एक छोटा सा एक्सकवेशन वहाँ पे करते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स रिमेन्स वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन वो उतने इम्प्रेस नहीं थे उस एक्सकवेशन से। कनिंघम रीविजिटेड हड़प्पा इन 1872। कुछ साल बाद कनिंघम फिर जाते हैं, तब वो डायरेक्टर ऑफ जनरल जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो नया नया स्थापित हुआ था तब, तो उसके डायरेक्टर जनरल थे। और उन्होंने जब हड़प्पा विज़िट किया था 1872 में, तब उन्होंने देखा कि जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, क्योंकि 1850s के दशक से रेलवे का जो काम चल रहा था इंडिया में, तो जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये मतलब फ्री के ब्रिक्स के लिए इन जो एंशियंट जो स्ट्रक्चर्स थे इनको डिस्ट्रक्ट कर रहे थे। ही फाउंड स्टोन टूल्स एंड एंशियंट पॉटरी एंड ऑल्सो ऑब्टेन्ड सील विद बुल एंड सम स्ट्रेंज राइटिंग। तो तब 1872 में उनको कुछ स्टोन्स टूल्स मिलते हैं हड़प्पा से और कुछ एंशिएंट पॉटरी मिलते हैं और एक सील मिलता है जहाँ पे बुल का मोटिव था और कुछ स्ट्रेंज तरह के राइटिंग सील के ऊपर था। He concluded that since the bull did not have a hump, the seal must be a foreign one। क्योंकि उस बुल के ऊपर कोई हम्प नहीं था, हम्पलेस बुल था वो, तो इसी के बेसिस पे उन्होंने कह दिया कि ये, उनको लगा कि ये जो है ये इंडियन ओरिजिन नहीं है, ये फॉरेन से आया है, ये जो सील है। पंडित हिरेंद्रनाथ शास्त्री रिपोर्टेड, जब इस समय जब ये एक्सकवेशन चल रहे थे, मतलब 19th सेंचुरी में, जो भी रिसर्चर्स थे इनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं था, उतना दिलचस्पी नहीं था हड़प्पा के बारे में। जैसे कि पंडित हिरानंद शास्त्री रिपोर्टेड दैट ही डिड नॉट थिंक देयर वाज एनी पॉइंट इन एक्सकवेटिंग हड़प्पा। तो हिरानंद शास्त्री जो थे, इनको नहीं लगता था कि हड़प्पा में छानबीन की कोई ज़रूरत है। और एक थे D.R. भंडारकर्स असेसमेंट वाज दैट मोहनजोदड़ो कुड नॉट बी मोर देन 250 ईयर्स ओल्ड। तो D.R. भंडारकर जो थे, इनको लगता था कि मोहनजोदड़ो 250 साल से अधिक पुराना नहीं हो सकता है। इन 1920 डाटा हो गया है। तो दयाराम साहनी, इन 1920 दयाराम साहनी स्टार्टेड एक्सकवेशंस एट हड़प्पा। तो 20 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में एक्सकवेशन स्टार्ट किया। 1921 में R.D. बैनर्जी जो थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो में एक्सकवेशन स्टार्ट किया। नंबर 9, द फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मेड इन 1924 बाय जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट ए सेंचुरी आफ्टर चार्ल्स मैसन्स विजिट। तो 1924 में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जिसको किया था जॉन मार्शल ने, जो कि डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और 1924 में ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है, और पहली बार जब इसका जिक्र होता है ये था 1826, जब चार्ल्स मैसन हड़प्पा में पहुंचते हैं, तो लगभग 100 साल बाद। नंबर 10, हड़प्पन सिविलाइजेशन कंटेम्पोरेनियस विथ द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के एक ही समय काल के हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं एग्जाम में। द वर्ड अर्बनाइजेशन मीन्स द इमरजेंस ऑफ सिटीज़। तो हो सकता है कि अर्बनाइजेशन क्या है, सभी को पता ही होगा।
तो जब सिटीज़ का उत्थान होता है उसी के अर्बनाइजेशन कहते हैं। नंबर 12, विजुअलाइजेशन हैज़ मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड ग्रैंडर connotations but refer to a specific cultural stage generally associated with cities and writings। तो सिविलाइजेशन के बहुत तरह तरह के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है सिविलाइजेशन का, बट स्पेसिफिकली अगर हम लोग स्पेसिफिकली अगर कहें कि सिविलाइजेशन क्या है, तो ये एक कल्चरल स्टेज है जहाँ पे हमें सिटीज़ को देख मतलब सिटीज़ वहाँ पे सिटीज़ मस्ट रहना चाहिए और राइटिंग जो है ये उनको आना चाहिए, तभी हम लोग किसी कल्चरल स्टेज को सिविलाइज्ड कल्चर कह सकते हैं। तो सिटी एंड राइटिंग ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी कल्चर को सिविलाइजेशन कहने के लिए या किसी भी कम्युनिटी को सिविलाइज्ड कहने के लिए। नंबर 13, आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड नियोलिथिक सेटलमेंट्स एज अर्बन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड आर्किटेक्चर इवन इन द एब्सेंस ऑफ राइटिंग। लेकिन फिर भी जैसे कि हम लोगों ने 12 नंबर जो है इसमें देखा कि सिटीज़ मस्ट और राइटिंग भी हमें चाहिए अगर हम लोग सिविलाइजेशन कह रहे हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट कुछ नियोलिथिक सेटलमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे जिसको अर्बन वो कहते हैं कि अर्बन सिविलाइजेशन यहाँ पे था, लेकिन ये कहते हैं साइज़ के ऊपर और आर्किटेक्चर के ऊपर, लेकिन वहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि राइटिंग वहाँ पे एकदम एब्सेंस था। तो एब्सेंस ऑफ राइटिंग पे भी वो सिविलाइजेशन का या अर्बनाइजेशन की बात करते थे जहाँ पे लेखन पद्धति के बारे में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। दिस इज द केस विथ 8 मिलेनियम BC जेरिको इन जॉर्डन वैली एंड 7th century BC सेटलमेंट कैटलहयक इन टर्की। तो ऐसे ही नियोलिथिक साइट जो 8 मिलेनियम BC में थे, जेरिको जो जॉर्डन वैली में पाया गया है, और 7th मिलेनियम BC में जो टर्की का कैटल ह्यूक जो या हियक जो साइट है, यहाँ पे इसको अर्बन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई राइटिंग का प्रमाण हम लोगों को नहीं मिला है। नंबर 14, मायन सिविलाइजेशन ऑफ मेसोअमेरिका एंड माइसेनियन सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस डिड नॉट हैव ट्रू सिटीज़। तो इनको भी अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सही मायने में अगर सिटीज़ की खोज करें तो जो मायन सिविलाइजेशन था वहाँ पे भी नहीं मिलता है, और जो माइसेनियन सिविलाइजेशन था ग्रीस का वहाँ पे भी नहीं मिलते हैं। उसी तरह का नंबर 15, द इनका सिविलाइजेशन ऑफ पेरू डिड नॉट हैव ए सिस्टम ऑफ ट्रू राइटिंग। तो इनका सिविलाइजेशन कहा जाता है, लेकिन सिविलाइजेशन का जो स्पेसिफिक जो फीचर्स हमें कि सिटीज़ चाहिए, राइटिंग चाहिए, लेकिन इनका सिविलाइजेशन कहते हैं हम लोग जो पेरू में था, लेकिन वहाँ पे कोई अगर सही मायने में माने तो राइटिंग का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है। तो ये जो 13, 14 एंड 15 है ये एक्सेप्शन है सिटीज़ के। अगर हम लोग बेसिक बात करें कि जनरली एसोसिएटेड विद सिटीज़ एंड राइटिंग्स, तो अर्बनाइजेशन या सिविलाइजेशन जो है, तो 13, 14 एंड 15 नंबर जो है ये एक्सेप्शन है कि राइटिंग नहीं था या सिटीज़ नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको अर्बनाइजेशन या सिविलाइजेशन कहा जाता है। नंबर 16, द सिटी एज द रिजल्ट ऑफ सिंबल ऑफ ए रेवोल्यूशन दैट मार्क्ड ए न्यू इकोनॉमिक स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। तो सिटी को हम लोग ऐसे देखते हैं कि एक रिवोल्यूशन हो रहा है इकोनॉमिक स्टेज में, नया इकोनॉमिक स्टेज आ रहा है, सोसाइटी में एवोल्यूशन हो रहा है, और उसी के रिजल्ट के तौर पे हमें सिटी का डेवलपमेंट ऑफ सिटी देखने को मिलता है। लाइक द अर्लियर न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, द अर्बन रेवोल्यूशन वाज नीदर सडन नॉर वायलेंट। It was the culmination of centuries of gradual social and economic change. He identified 10 abstract criteria। V. गॉर्डन चाइल्ड का ये स्टेटमेंट है कि इन्होंने इसको अर्बनाइजेशन कहा है, तो अर्बन रेवोल्यूशन कहा है, लेकिन न्यूलिथिक रेवोल्यूशन जैसे हुआ था ये उस तरह का जो अर्बन रेवोल्यूशन था ये उस तरह सडनली नहीं हुआ था या वायलेंट नहीं था, और ये जो था बहुत सेंचुरीज से जो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो बदलाव आ रहे थे सोसाइटी में, इकोनॉमी में, तो इसका जो रिज़ल्ट है ये हमें सिटी के तौर पे मिलता है। और इन्होंने सिटी के रिगार्डिंग 10 एब्स्ट्रैक्ट क्राइटेरिया के ये क्राइटेरिया चाहिए हमें अगर हम लोग किसी पॉपुलेशन को, कम्युनिटी को सिटी कर रहे हैं या अर्बनाइजेशन हो रहा है ये अगर कह रहे हैं, तो 10 एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या क्राइटेरिया चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वी. गॉर्डन चाइल्ड का है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो सकता है, ये स्टेटमेंट आ सकता है या यहाँ पे ये आ सकता है कि किसने 10 जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है रिगार्डिंग दिस सिटी, तो ये किसने आइडेंटिफाई किया था, ये वी. गॉर्डन चाइल्ड। रॉबर्ट मैकुलम एडम्स शायद एम्फसाइज सोशल फैक्टर्स विथ वाइल गिडन सोबर्ग asserted that political factors played the pivotal role in the emergence of cities। तो एडम्स का कहना है इन्होंने सोशल फैक्टर्स जो है इनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया था
कि ये सोशल फैक्टर्स बहुत ही ज़रूरी है इमरजेंसी ऑफ सिटीज़ के लिए। और दूसरी तरफ जो गिडेन सोबर्ग थे, ये इनका कहना है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत मायने रखते थे सिटीज़ के उत्थान में। According to McAdams, a city and village are not two opposite poles but interdependent and interacting parts of a larger cultural and ecological system। तो मैकएडम्स का कहना है कि सिटी एंड विलेज ये दो एकदम अलग अलग या ऑपोजिट पोल्स नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये लार्जर जो कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम है इनके ही दो अभिन्न अंग है। तो ये मैकएडम्स का कहना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसने इस सिटीज़ एंड विलेजेस के इंटरडिपेंडेंस की बात की है, तो ये मैकएडम्स। 10 क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिएगा। नंबर 20, जो सोबर्ग थे एम्फसाइज द क्लोज कनेक्शन बिटवीन हिस्ट्री ऑफ सिटीज़ एंड द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स। तो जो कनेक्शन था हिस्ट्री ऑफ सिटीज़ का और राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स का, तो इसको किसने आइडेंटिफाई किया है, तो ये सोबर्ग थे। जो रिसेंट डिस्कवरीज हो रहे थे यहाँ पे, जो पर्सपेक्टिव है सिटीज़ को देखने का, सिविलाइजेशन को देखने का, ये चेंज हो रहा है, तो ये दूसरा पॉइंट है। नंबर 21, अल्हादीनो, ये विलेज सेटलमेंट मेजर्स ओनली 5 हेक्टेयर। अल्हादीनो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे एक्सकवेशन हुए हैं जो हम लोग आगे के डिस्कशन में देखने वाले हैं। Recently excavated site Balu in Haryana, small fortified rural settlement that has yielded a rich variety of plant remains। तो अभी रिसेंटली एक्सकवेट हुआ है बालू, जो कि हरियाणा में है एक साइट। ये एक रूरल सेटलमेंट है और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट रिमेन्स पाए गए हैं। 23, at Alhadino, the typical black on red Harappan pottery formed only 1% of the total pottery finds। तो जो अल्हादीनो है विलेज सेटलमेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो यहाँ पे जो है टिपिकल जो ब्लैक ऑन रेड हड़प्पन पॉटरी है ये बहुत ही कम मात्रा में पाए गए हैं। टोटल जो पॉटरी था इसका 1% था ब्लैक ऑन रेड पॉटरी, हड़प्पन पॉटरी। जो फायर अल्टर है ये हमें कालीबंगल से मिलता है, और भी 2 एक साइट है जहाँ पे हमें ये मिलता है, आगे की डिस्कशन में हम लोग देखेंगे। पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल्स वेर मच मोर न्यूमेरस एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो पोस्ट क्रीमेशन जो ब्यूरियल्स थे ये बहुत ही न्यूमेरस तरीके से मतलब बहुत तरह तरह के पाए गए हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखे गए हैं। जो ग्रेट ग्रैनरीज हमें मिलते हैं मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से। इसके बारे में जब हम प्रोफाइल्स ऑफ हड़प्पन सिटीज़ विलेजेस ये देखेंगे तब भी हम लोग ग्रेट ग्रैनरीज ग्रेट पॉट इसको ऊपर डिटेल्स में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू लिस्टिक, द डॉकयार्ड एट लोथल वॉज नॉट ए डॉकयार्ड बट एन इरीगेशन रिजर्वर। तो लिस्टिक का कहना है कि जो डॉकयार्ड हमें लोथल से मिलता है ये डॉकयार्ड नहीं था, ये इरीगेशन रिजर्वर था, लेकिन इस थ्योरी को भी माना नहीं जाता है। अभी एक जो है कंट्रोवर्सी आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, इंडस सिविलाइजेशन का है, या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का है। सिंधु रिवर सभी को पता है, और जो सरस्वती है घाघर हरका जो ऋग्वेद में मेंशन किया गया है उसी को सरस्वती के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसके नेमिंग के ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं कि कोई मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्योंकि पहला जो साइट था ये हड़प्पा में एक्सकैवेट किया गया था, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस क्योंकि इंडस वैली में ये बहुत सारे साइट्स जो है ये पाए गए हैं, और सिंधु सरस्वती क्योंकि सरस्वती जो घाघर हरका था इसके इस वैली में ये पाए गए हैं, तो इसलिए सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो है हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहना ही ठीक है, क्योंकि इंडस से बाहर भी बहुत सारे साइट्स मिले हैं, और सिंधु सरस्वती जो वैली है इससे बाहर भी बहुत सारे साइट्स मिले हैं। Today the count of Harappan sites has risen to about 1022, of which 406 are in Pakistan and 616 in India. Of these only 97 have so far been excavated। तो अभी जो हड़प्पन साइट्स हमें कुल मिला के अब तक जो मिले हैं 1022, और इनमें से 406 जो है ये पाकिस्तान में है और 616 जो है ये इंडिया में है, और इनके अंडर में मात्र 97 को अभी तक 97 साइट्स पे अभी तक एक्सकवेशन जो है चलाया गया है। The area covered by Harappan culture zone is ranging between 680,000 to 800,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इसका रेंज था हड़प्पन कल्चरल जोन का। जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है ये है मांडा, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर के। जो साउदर्न मोस्ट साइट है ये है मालवन इन सूरत डिस्ट्रिक्ट इन साउदर्न गुजरात। और यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये उपेंद्र सिंह की जो किताब है यहाँ पे ये जो साउदर्न साइड दिया गया है, ये मतलब साउथ मोस्ट साइड जो दिया गया है मालवन है,
तो इसी को मान के चलते हैं। 32 द वेस्टर्न मोस्ट साइट सुक्ता जिंदोर ऑन द मकरान कोस्ट ऑफ पाकिस्तान। ईस्टर्न मोस्ट जो साइट था ये आलमगीरपुर था, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश का। और एक आइसोलेटेड साइट था जो कि अफगानिस्तान में है, शत्रुघाई। घाघर नहर का जो रिवर है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो सरस्वती रिवर था, ऋग्वेद में मेंशन किया था, इसी के साथ इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। पोशेल का कहना है कि असर्ट्स दैट इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द हरप्पन मोनोलिथ इनटू सब रीजन्स व्हिच ही कॉल्ड डोमेन्स। तो डोमेन्स की धारणा किससे हमें मिलती है, तो पोशेल ने ये डोमेन्स की धारणा दी थी कि हरप्पन जो मोनोलिथ है इसको सब रीजन्स में हमें डिवाइड करना चाहिए। हरप्पन ब्रिक जो था, इसका जो रेशियो था, स्टैंडर्डाइज जो ब्रिक था, इसका रेशियो था 1:2:4। और 3 फेजेस हमें हरप्पन कल्चर में देखने को मिलता है। एक है अर्ली हरप्पन फेज, जो कि जिसका टाइम पीरियड है 3200 से लेकर के 2600 BC। जो मैच्योर हरप्पा था, इसका जो टाइम पीरियड है 2600 से 1900 BC। और जो लेट हरप्पन था 1900 से 1300 BC। जिम शैफर यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर द लॉन्ग सीरीज ऑफ ह्यूमन एडप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू चैल्कोलिथिक स्टेज टू द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो जिम शैफर जो है ये इंडस वैली ट्रेडिशन को एक लॉन्ग सीरीज की नज़र से लिखते हैं, जहाँ पे ह्यूमन एडेप्टेशन जो है ये स्टार्ट होता है न्यूलिथिक चैल्कोलिथिक स्टेज में, और इसका डिक्लाइन जो होता है, ये हरप्पन सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन होता है तो इस दौरान के पूरा जो समय है इसको इंडस वैली ट्रेडिशन के रूप में ये चिन्हित करते हैं जिम शैफर। ही यूजेस द टर्म रीजनलाइजेशन एरा फॉर द अर्ली हरप्पन फेज, इंटीग्रेशन एरा फॉर द मैच्योर हरप्पन फेज एंड लोकलाइजेशन एरा फॉर द लेट हरप्पन फेज। जॉन मार्शल सजेस्टेड दैट हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड बिटवीन 3250 एंड 2750। तो हमारे जॉन मार्शल का कहना है कि इस समय काल के दौरान, इस समय काल के बीच 3250 से लेकर 2750 BC, इस समय काल में हरप्पन सिविलाइजेशन जो है ये फ्लरिश्ड हुआ था। ओरिजिन देख लेते हैं, ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली हरप्पन फेज। तो इन हिज रिपोर्ट ऑन मोहनजोदारो हु असर्ट दैट Indus civilization must have had a long and antecedent history on the soil of India। तो ये कहना है जॉन मार्शल का। According to E.J.H. Mackay, a migration of people from Sumer, southern Mesopotamia, may have led to the Harappan civilization. Other proponents of migration theory, D.H. Gordon and S.N. Cramer। तो E.H. Mackay का कहना है कि सुमेर से कुछ लोग आए थे जिन्होंने हरप्पन सिविलाइजेशन को यहाँ पे बसाया, और इसी तरह का जो माइग्रेशन थ्योरी और जो कुछ स्कॉलर्स देते हैं ये है D.H. गॉर्डन एंड S.N. क्रैमर। मर्टिमर व्हीलर सपोर्टेड माइग्रेशन ऑफ आइडियाज नॉट पीपल। जो मर्टिमर व्हीलर है ये मानते हैं कि जो आइडिया था सिविलाइजेशन का, हरप्पन सिविलाइजेशन का, ये बाहर से आया था, लेकिन लोग जो थे ये इंडिजिनस थे, ये बाहर से नहीं आए थे। The Mesopotamians had a completely different scripts, a much greater use of bronze, different settlement layouts and large canal system, and the kind seem absent in the Harappan civilization। तो कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि जो सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन का जो आइडिया था ये मेसोपोटामिया से आया था, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि जो स्क्रिप्ट था मेसोपोटामिया का ये कम्प्लीटली डिफरेंट था हरप्पन सिविलाइजेशन से। अगर ऐसा होता तो हम लोग कब का हरप्पन जो स्क्रिप्ट है इसको क्रैक कर चुके होते। और जो यूज़ था ब्रोंज का ये मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा होता था, जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन में उतना नहीं होता है। और जो हरप्पन जो सीरीज़ के जो हमें लेआउट्स मिलते हैं ये भी काफ़ी अलग था। और लार्ज कैनल सिस्टम हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिलता है, जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन में वो मिसिंग था। नेम द अर्लीस्ट 45 नेम द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु आइडेंटिफाइड सिमिलैरिटीज बिटवीन ए प्री हरप्पन कल्चर एंड मैच्योर हरप्पन कल्चर। तो अमलिंदु घोष है इसका राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू हिम सोथी कल्चर शुड बी डिस्क्राइब्ड एज पोटो हरप्पन। तो इनका मानना है कि सोथी कल्चर जो है इसको पोटो हरप्पन सिविलाइजेशन के तौर पे हमें देखना चाहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।